ओके भैया। ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घूट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पायनियर ग्रुप नागपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो भी मेरे जैसे रिकवरिंग अल्कोहलिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विलिंगनेस टू ग्रो, विकसित होने की इच्छुकता। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन लेकर आया था, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद। आखिरी की परिस्थितियां ऐसी थी कि अब मरता या तब मरता। बिल्कुल अल्कोहल के सामने मैं पूरा पावरलेस था। मेरी सारी दुर्गति होने के बाद भी, मरते मरते बचने के बाद भी, मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी शराब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कोशिश कर रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मैं शराब बंद नहीं करना चाहता था। बिल्कुल मेरे अंदर में इच्छा थी, मैं कोशिश भी करता था, मगर पता नहीं, ना तो शराब बंद हो रही थी, ना मैं उसको लिमिट में पी पा रहा था। सारे जो प्रयत्न थे, चाहे वो मेरा विल पावर हो, आसपास के डॉक्टर्स हो, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का साइकेट्रिक हो, सारी चीजें मैंने करके देख ली थी, मगर शराब बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और आखिरी के जो परिस्थितियां थी मेरी, जो विड्रॉल जिस प्रकार के थे, हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, तो साफ तरीके से मुझे मेरी मौत दिख रही थी। वजन 35-40 किलो का, काम धंधा खराब, लोगों ने बहिष्कार करके रख दिया। तो उस वक्त दोस्तों, आज से 19 साल पहले 2007 अगस्त में मैं ए में आया। तब मेरे पास में एक ही उद्देश्य था, मैं जैसे तैसे इस शराब को बंद करना चाहता था। और बाहरी दुनिया में सारी चीजें असफल हो चुकी थी, मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो संदेश है, वो मुझे मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त ने दूसरी बार दिया। पहली बार एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ए की मीटिंग में लेकर आए थे, मगर उस वक्त शायद भगवान की कृपा मेरे पे नहीं हुई थी और मैं उस मीटिंग से बाहर ले जाया गया। मगर दूसरी बार जब मैं आया, तो मेरे ही अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे इस मीटिंग में लाया था। मैं भी कहीं तो भी अंदर से इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो। मेरे बराबरी के दोस्त कहीं तो भी सेटल हो गए थे, उनकी शादियां हो गई थी, वो परिवार में सेटल हो गए थे, मगर मेरा कोई ठिकाना नहीं था। 30+ उम्र हो चुकी थी। तो मैंने भी उम्मीदें खो दी थी और लोगों ने भी उम्मीदें खो दी थी कि इसका कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आया था। मेरा जो दोस्त था, उसी से सबसे पहले मुझे एक आशा मिली कि मेरा दोस्त अगर शराब से दूर रह सकता, तो जरूर मैं भी रह सकता हूँ। और फिर जब मैंने पहली मीटिंग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, उस पहली मीटिंग में जितने भी 20-25 लोग थे, उन लोगों ने भी मेरी आशा को और मजबूत कर दिया। और लगा दोस्तों कि कहीं तो भी जिस चीज की तलाश थी अपनी शराबीपन से दूर होने के लिए, वो मुझे मिल गई है। क्या आकर्षण था वो पहली ही मीटिंग का। शायद आप लोगों ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया पहले ही दिन, मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पे हाथ फेरा, बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ तुम्हारा भी अच्छा होगा। ये जो प्रेम और सहानुभूति थी, इसी को मैं खो चुका था। बाहर की दुनिया में कोई मुझे खड़ा नहीं कर रहा था। और ऐसे में दोस्तों, ये जो व्यवहार आप लोगों ने मेरे साथ किया,
तो उस आकर्षण की वजह से दोस्तों मैं पहले ही मीटिंग से, इस फेलोशिप से ऐसे जुड़ गया कि अब तक मुझे पीछे पलट कर देखने का कोई मौका नहीं मिला। उस वक्त बड़ी खराब परिस्थितियां थी। कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई लाना ले जाने वाला था। तो हम पैदल ही मीटिंग किया करते थे, मेरा दोस्त और मैं। कहीं तो भी दोनों के अंदर जो एक इच्छा थी कि मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ, हम शराब से दूर रहना चाहते हैं, ये जो विलिंगनेस थी, इस विलिंगनेस ने शुरुआत में ही दोस्तों कहीं तो भी हमारी मदद की। इच्छा एक अलग चीज है, डिजायर जिसको कहते हैं, कि मेरी दारू छोड़ने की इच्छा है। मगर जब तक दोस्तों वो इच्छा विलिंगनेस में नहीं बदलेंगी, इच्छुकता में नहीं बदलेंगी, जिसका मतलब होता है कि अब मैं, जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वो सारी चीजें, सारी मेहनत मैं करूंगा, तब तक दोस्तों हमको वो चीज हासिल नहीं होती। अगर मैं घर में बैठे बैठे सोचता था कि मेरी तो शराब बंद करने की इच्छा है, तो अगर मैं घर से निकलकर मीटिंग के दरवाजे तक आता ही नहीं, मेहनत ही नहीं करता, तो ये शराब की दूरी मुझे हासिल नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों मेरे जैसे शराबी की सबसे पहले तो जो विलिंगनेस है, मेरी इच्छुकता, मेरे अंदर से एक जरूर इच्छा, वो इस कार्यक्रम में सफल होने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। आज मैं भी 19 सालों से ए की सर्विस में हूँ, और अनगिनत ए के मेंबरों को मैंने देखा है। कई लोग जिनको हमने संदेश देते हैं, तो उनके अंदर में इच्छा होती है, मगर जो विलिंगनेस कहा जाता है, जिसको इच्छुकता जहाँ जो कहा जाता है, कि कुछ भी कर गुजरने की जो बात है, वो उनमें मैं नहीं देखा, कई लोगों में। और वो इस प्रोग्राम पे सफल नहीं हो पाए। आखिरकार शराब पी कर उनको इस दुनिया से ही जाना पड़ा। कुछ जिंदा है भी, तो बहुत ज्यादा बर्बाद होकर बचे हुए हैं। तो इस प्रोग्राम में सफल होने के लिए दोस्तों हमारी विलिंगनेस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारी हमारा जो ए का फार्मूला है ऑनेस्टी का, हाउ का, जो 3 वर्ड से बना है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, हमारी ईमानदारी, हमारा खुला मन और हमारी इच्छुकता, ये 3 चीजें अगर मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर है, तो बिल्कुल वो इस प्रोग्राम पे सफल होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। तो वही चीजें मेरे साथ में हुई। मेरे अंदर ईमानदारी थी, थोड़ा सा मैं ओपन माइंड हो गया था, क्योंकि अल्कोहलिज्म ने मार ही ऐसी मारी थी कि सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। और किसी की नहीं सुनने वाला आदमी, एक एडमंट, एरोगंट, वो सुनने लग गया था। और विलिंगनेस, थोड़ी सी इच्छुकता थी कि नहीं यार, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। और बस वो काम कर गया दोस्तों। जैसे जैसे मैं ए की मीटिंग में आते गया, एक दिन के आधार पे कैसे शराब की दूरी मुझे मिली, मुझे भी पता नहीं चला दोस्तों। पीछे पलट कर मैं देख रहा हूँ, तो जो व्यक्ति 1 घंटा क्या, 10 मिनट भी शराब से दूर नहीं रह सकता था, वो व्यक्ति एक एक दिन करते हुए हफ्ते हो रहे, महीना हो रहा है, देखते देखते 1 साल पूरा हो रहा है। तो ये मिराकल मैंने अपने आप के साथ में ए में देखा। शराब की दूरी मुझे बड़ी आसानी से यहाँ मिल गई, बशर्ते कि मैं रेगुलर ए की मीटिंग कर रहा था। उस वक्त तो ऑनलाइन मीटिंगें नहीं थी, फिजिकल मीटिंगें ही थी। कोरोना काल से ये भी एक साधन हमको मिल गया है अपनी रिकवरी मेंटेन करने का। तो उस समय तो फिजिकल मीटिंगें ही थी, और कम ग्रुप थे नागपुर में भी, तो थोड़ा सा मेहनत करके, तकलीफ करके जाना पड़ता था, मगर रोज मीटिंग थी। तो रोज पाँव मेरे बराबर दोस्तों मीटिंग में जाते थे, बिल्कुल प्रार्थना के पहले पहुंचना और पूरी मीटिंग करके निकलना, फेलोशिप में रहना। तो ये चीजें, ये जो शराब की दूरी जो है, ये जो सोब्राइटी है, ये मेरे बगैर विलिंगनेस के मुझे नहीं मिली होती। मगर दोस्तों, क्या शराब की दूरी ही पर्याप्त है? सोब्राइटी इज इनफ?
ये बिल डब्ल्यू खुद सवाल करते हैं हमसे, जो हमारे को फाउंडर है। धीरे धीरे ये बात हमको भी समझ में आती है दोस्तों, एक समय के बाद में, कि सिर्फ शराब की दूरी मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए पर्याप्त तो नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मैं ए में आता हूँ, मुझे समझ में आता है कि मेरी समस्या शराब जरूर थी, लेकिन सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। और जब मैं अल्कोहल से दूर होता हूँ, तो मुझे अपने इज्म पे भी काम करना पड़ता है। इसीलिए ने शायद बिग बुक चैप्टर 5 में बोला है, अध्याय 5 में, कि हम स्पिरिचुअल मैलेडी से ग्रसित है, हम आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं। और इसीलिए शराब की दूरी के बाद में हमारा काम खत्म नहीं होता। यदि हमने अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं किया, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदल। अभी मेरे पहले जो अनुभव शेयर कर रहे थे भाई, उन्होंने भी बताया कि ओल्ड आइडियाज, पुराने विचार, पुराने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। और अगर वो मैंने नहीं बदला तो मैं खतरे में हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। इन 19 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को मैंने शराब की अच्छी खासी दूरी होने के बावजूद, जब वो अपने पुराने विचारों को नहीं बदलते और वही पुराने तौर तरीके अपनी जिंदगी में कायम रखते हैं, तो कई लोगों को मैंने शराब की तरफ में जाते हुए देखा। उनमें से बहुत सारे भाग्यशाली थे तो वो वापस आ गए, फिर वो रिकवरी के ट्रैक पर है। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि जो वापस ही नहीं आ सके। शराब यहाँ से जाने के बाद में, अगर शराब जिंदगी में अगर आई है, तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस आएंगे ही। ऐसे अनगिनत लोगों को मैं जानता हूँ कि जो वापस ही नहीं है। और ऐसे भी कई लोग हैं कि जिन्होंने शराब नहीं पी, दारू से वो तो दूर है, मगर अपने उन पुराने तौर तरीकों की वजह से वो इस प्रकार की तकलीफों में फंसे कि वो अपनी सोबरिटी का आनंद नहीं ले पाए। कोई कोर्ट केस में फंसा है, तो कोई दिवालिया हो गया, तो किसी का और कुछ प्रॉब्लम हो गया, अनगिनत तरीके। क्योंकि हम शराब से तो दूर है, लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं हमारे चरित्र के दोषों से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। और उसकी वजह से कई तो भी फिर हम तकलीफ में हैं। कुछ शराब पी लेते हैं और कुछ शराब नहीं पीते, लेकिन बहुत सारी अलग समस्याओं में फंस जाते हैं। खुद मैं भी इन चीजों से गुजरा हूँ। मेरे भी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हादसे हुए कि जिसकी वजह से मैं परेशानियों में आया। और वो प्रॉब्लम शराब की वजह से नहीं क्रिएट हुए थे, वो प्रॉब्लम मेरे अपने जो चरित्र के दोष थे, मेरा जो स्वभाव था, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम कहता है कि आगे हमें इमोशनली सोबर होना है, स्पिरिचुअली डेवलप होना है। हमारी शराब की दूरी इस बात पे निर्भर करती है कि आज के दिन हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है। शायद मुझे लगता है कि ये 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में 10वें कदम के चैप्टर में लिखा है कि हमारी आज की स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ही हम सोबर रह सकते हैं। अगर हम निगेटिविटी से भरे हैं किसी भी प्रकार के, जो हमारे चरित्र के दोषों से आती है, हमारे स्वभाव से आती है, तो हम कभी भी, हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें अगर मैं कायम रखना चाहता हूँ, तो मुझे विकसित होने की जो इच्छा है मेरी, उसको बढ़ाने के सिवा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। एक समय के बाद में, ए में आने के बाद में, कहीं तो भी हमको लगने लगता है कि यार अब क्या है, अब शराब से तो दूरी मिल गई है, काम धंधा भी ठीक हो गया, परिवार भी ठीक है, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक ही हो गई है, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब क्या इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना, क्या मीटिंग में जाना।
कई लोग तो प्रोग्राम की तरफ मुंह उठाकर देखते भी नहीं। लिमिटेड प्रोग्राम ले लेते हम। मीटिंग में जाना, 1 घंटे की मीटिंग जैसे तैसे कर लिए, अनुभव सुन लिए, बैटरी चार्ज हो गई, शराब से दूर हो गए, और बाकी फिर अपने सारे काम धंधे जैसे के वैसे। हम भूल जाते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है वो 12 कदमों का प्रोग्राम है। शराब की दूरी तो शुरुआत के 2 कदमों से मिल जाती है। अगर मैं शराब के सामने में अपनी हतबलता, अपनी पावरलेसनेस कबूल कर लेता हूँ और अपनी बर्बादी अगर कबूल कर लेता हूँ, एक उच्च शक्ति, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग को ही क्यों न मान लूं, अगर उसकी मैं मदद लेता हूँ तो मैं सालों साल शराब से दूर रह सकता हूँ। कई लोग हैं हम में से, मैं भी खुद कई साल तक उसकी वजह से ही सोबर रहा कि पहले के 2 कदम ले लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसी को 2 स्टेपर कहते हैं, कि 2 कदम पे चलने वाला। और बिल्कुल कोई शक नहीं कि हम सालों साल इन 2 कदमों पे चल के शराब से दूर रह सकते हैं। मगर जो इमोशनल सोबराइटी हमको मिलनी चाहिए, या जीने का जो एक आनंद हमारी जिंदगी में आना चाहिए, हमारे अंदर में एक बदलाव जो आना चाहिए, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारी भाषा में, वो बदलाव दोस्तों सिर्फ शराब से दूर रहकर नहीं आता है। और इसीलिए हमारे जो को फाउंडर थे, हमारे पहले के जो सदस्य थे, उन्होंने इस आध्यात्मिक बीमारी का इलाज हमारे सामने में इन 12 कदमों के माध्यम से रखा था। 12 स्पिरिचुअल टूल्स ऑफ रिकवरी, यानी रिकवरी के ये 12 आध्यात्मिक साधन। तो साफ बात है कि अगर मैं परमानेंट सोबराइटी चाहता हूँ, शराब की दूरी के साथ में अगर चित्त शांति चाहता हूँ, जीने का आनंद, जॉय ऑफ लिविंग चाहता हूँ, तो मुझे ये सारे 12 कदम लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा उन पे। तो जैसे मैं शराब की दूरी के लिए विलिंग था, मैं शराब से दूर रहना चाहता था, मेरे अंदर इच्छा भी थी और इच्छुकता भी थी, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वो मेहनत मैंने की, मैंने पैदल मीटिंगें की, मैंने न जाने क्या क्या पापड़ बेले। तो शराब की दूरी मुझे मिल गई। लेकिन क्या अब मैं आगे का जो प्रोग्राम है उसको लेने के लिए विलिंगनेस है मेरे अंदर में? एक स्पॉन्सर की गरज इन चीजों के लिए पड़ती है। कई लोग तो स्पॉन्सर ही लेने को देखते नहीं। मैंने खुद भी 2-3 साल तक मैंने स्पॉन्सर ही नहीं लिया था। एक ओल्ड टाइमर से उनसे मेरा काम चल जाता था, लेकिन स्टेप्स के बारे में कोई ध्यान ही नहीं था। स्टेप्स लेनी है या मुझे आगे प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में कुछ था ही नहीं। मैं बहुत जल्द मैं एक ही सर्विस में आ गया था। 6 महीने में ही मैंने एक होम ग्रुप बना लिया था। तो उस होम ग्रुप की चेयरमैनशिप मुझे मिल गई थी, और वो चेयरमैनशिप करते करते मेरा पहला साल निकल गया। एक ही सेवा में कैसे सोबर रहते हैं हम और कैसे सोबराइटी मिल जाती है पता भी नहीं चलता। ए में इन्वॉल्व जब हम होते हैं तो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम भी हमको ज्यादा सताते नहीं है। तो एक ही सर्विस से हम सोबर तो रह सकते हैं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम कहता है कि हम अपने सुधार के लिए भी आए हैं। हम दूसरों की तो मदद हमको करनी ही करनी है, एक ही सेवा तो हमको करनी ही करनी है, मगर मुझे अपने आप को भी स्पिरिचुअली डेवलप करना है। और क्या उसके लिए मैं विलिंग हूँ? विलिंगनेस टू ग्रो, क्या मेरे अंदर में विकसित होने की इच्छा है? क्या मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता हूँ? रास्ता एक ही है, 12 कदम। क्या इन 12 कदमों पे मैं चलना चाहता हूँ? क्या मैं अपने पुराने तौर तरीके, अपने विचार, इनको बदलने की इच्छा रखता हूँ? मैं भगवान को भी नहीं मानता था, एक नास्तिक इंसान था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी उसके लिए भी मुझे विलिंग होना पड़ा। ए में कई लोगों को मैंने देखा कि शुरुआत में ही ए को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं पहली बार जब ए में आया था, लाया गया था, तो ए को मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, मुझे लाने वाले ने रिजेक्ट किया था। मेरा जो नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे ए की मीटिंग में लेके आया,
तो 15 मिनट बिठाने के बाद में बाहर लेके आया, अरे चलो बोले। बोला क्या हो गया? मुझे मालूम भी नहीं था कि ये है करके, और ये दारू बंद करने की जगह है। अरे बोले ये यहाँ सब ईश्वर गॉड चल रहा है बोले, और मेरे को मालूम है बोले तुम यहाँ टिकोगे नहीं। तो मेरे नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मेरे लिए निर्णय ले लिया था। खैर, मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा कि जो इंग्लिश नाम देखकर या कोई चर्च प्रेमाइसेस देखकर या और कुछ चीजें देखकर उनको ऐसा लग जाता है, अरे ये रिलीजियस प्रोग्राम है, कुछ कन्वर्शन वर्शन नहीं कर देंगे, और एक ज्यादा समय न देते हुए एक को वो निर्णय लेकर निकल जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो भगवान को नहीं मानते, नहीं नहीं नहीं, अपन तो नास्तिक आदमी है। मगर थैंक्स गॉड कि अल्कोहलिज्म ने मेरी ऐसी कुटाई की थी कि मैं जब दोबारा आया तो मैं इतना सोच मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं चुपचाप आ रहा था और सुन रहा था, वही चीजें चल रही थी। रोज मीटिंग में ईश्वर गॉड प्रभु नाम चल रहे थे। मगर जैसे जैसे मैं ए में आते रहा, मेरा मुझे बोला गया कि मन खुला रखो, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कहीं तो भी एक बहुत अच्छा एक मुझे सुझाव दिया गया है कि तुम दुनिया की समझ के ईश्वर को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, अपनी समझ के ईश्वर को मान लो। एक हायर पावर की कंसेप्ट दी गई, उच्च शक्ति, अपने से पावरफुल ताकत, ये मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों, मैंने कहीं तो भी शुरुआत किया, मैं विलिंग हुआ एक शक्ति को मानने के लिए। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही सबसे पहले उच्च शक्ति मान लिया, और मिरेकल्स होने लगे। जैसे ही मैं बिलीव करने लगा, विश्वास करने लगा, विश्वास करने के लिए मैं विलिंग हुआ, तैयार हुआ, तो मुझे वो शक्ति दिखने लगी। बिल्कुल कि मैं पहले कोई शक्ति नहीं मानता था, कोई भगवान नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने बिलीव करना शुरू किया, विलिंगनेस अपनी बढ़ाई, तो मुझे उस शक्ति का एहसास होने लगा कि छोटी छोटी बात के लिए शराब पीने वाला मैं, अब ए में आने के बाद में सारी परिस्थितियां जैसी के वैसी है, लोग वैसे है, चीजें वैसी है, मगर दारू पीने के विचार नहीं आ रहे। शुरू में ही मेरी एक एंगेजमेंट टूट गई थी, और वो तो हम जैसे शराबी के लिए बहुत बढ़िया बहाना था दारू पीने का, मगर दारू पीने के विचार ही नहीं आए। सब चीजें जैसी की वैसी थी, कर्जे थे, हालत खराब थी, लोगों का बहिष्कार था, न जाने क्या क्या, मगर फिर भी दारू पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो ये मैं तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना मैं कैपेबल होता तो ए में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरी थोड़ी सी विलिंगनेस कि नहीं, अपने आप को भगवान मत मान, कोई तो शक्ति है, उसको बिलीव कर, इस विलिंगनेस ने आज मुझे एक श्रद्धा दे दी। मैं आज अपनी समझ के ईश्वर पे पूरी श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चमत्कार देखे हैं अपनी जिंदगी में कि मैं अपनी जिंदगी में जो चीजें खुद की बदौलत नहीं कर सकता था, वो चीजें वो मेरा ईश्वर कर रहा है, वो मेरी हायर पावर कर रही है। तो यदि मैं शुरू से ही अगर इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर देता, तो मैं आज ए में भी नहीं होता। तो ये है विलिंगनेस, विलिंगनेस टू ग्रो। हम बढ़ने की इच्छा, बढ़ने की इच्छुकता, विकसित होने की इच्छुकता। ठीक वैसे ही जैसे जैसे मैं आगे इस प्रोग्राम पे बढ़ते गया, जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल तक मैंने स्पॉन्सर नहीं बनाया, और अपने आप पर कोई ध्यान नहीं था। रोज सुनता था कि चौथा कदम लेना जरूरी है, अपनी सफाई करनी जरूरी है, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने चरित्र के दोषों को समझना पड़ेगा, उन पर हमको काम करना पड़ेगा। रोज सुनता था मैं ओल्ड टाइमरों से, लेकिन वही एक बात थी, अब ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है, सब तो ठीक ही है। और कभी सुनने को मिल जाता था कि ये तो लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद में वो तीसरे व्यक्ति को बताना भी पड़ता है, तो उससे और फियर पैदा होता था, और डर पैदा होता था। एक तो लिखो, और दूसरी बात फिर वो तीसरे आदमी को बताना भी पड़ेगा, तो उसमें ही बड़ी घबराहट होती थी। और फिर इसलिए मेरे जैसा इंसान उसको टालते रहता है, करेंगे ना, अभी सब तो ठीक ही चल रहा है, शराब से भी दूर है, अन्य शराबियों की जम के मदद कर रहे, लोग नाम ले रहे, अरे देखो कितना काम करता है। एक जमाने का बेवड़ा आज दूसरे शराबियों की शराब बंद कर रहा है।
अब बाहर की दुनिया के लोग नहीं जानते कि हम खुद अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकते, तो हम कहाँ दूसरों की शराब छुड़ाएंगे। मगर एक हमारे बारे में बाहर के लोग सोचते हैं। तो ये चीजें चल रही थी, तो वही टालने वाली बात। कोई गड़बड़ थोड़ी है ना, ये नहीं करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। मगर अच्छा ही हुआ, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो शुरुआत के 3-4 सालों में जो ड्राई सोब्राइटी थी मेरी, उसने उसमें जो गलतियां मेरे हाथों से हुई और जो परिणाम मुझे मिले, आखिरकार उसकी वजह से दोस्तों मुझे कहीं तो भी इस बिंदु पे आना पड़ा कि नहीं, मुझे सिर्फ शराब की दूरी काफी नहीं है, मुझे ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी आध्यात्मिक प्रगति मुझे करनी पड़ेगी, मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपने आप पे बदलाव लाना पड़ेगा। मेरे पुराने तौर तरीके, मेरे जो विचार जो लेकर पकड़कर मैं चल रहा हूँ, सारी दिक्कतें उसकी वजह से हो रही है। मेरा स्वभाव बिल्कुल जैसे का वैसा था, कोई चेंज नहीं था। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, बाकी के सारे लोग गलत है। यही स्वभाव लेके मैं ए में आया था, और फिर ए में भी वही काम मैंने चालू कर दिया। अपने ग्रुप में ग्रुप के मेंबरों से उलझ रहा हूँ, बाहर फेलोशिप में ओल्ड टाइमरों से उलझ रहा हूँ, हर एक की गलती निकाल रहा हूँ। एक अच्छा शब्द ऑनलाइन मीटिंगों में मैंने सुना था, ट्रेडिशन लॉयर। हर बात पे परंपराओं का तोड़ देना, कैसे लोग गलत है वो समझाने बताने की कोशिश करना। तो मैं पूरी दुनिया की सफाई कर रहा था, पूरी दुनिया की इन्वेंटरी ले रहा था, खुद को छोड़ के। अपने आप पे कोई ध्यान ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई। तो शुरुआत में वाइफ के साथ में अविश्वास था, संबंध बराबर नहीं थे। मुझे लगता था कि भाई इसके तो बड़े बड़े ख्वाब है, ये अच्छे बड़े घर से आई है, तो ये मुझे निभाएंगी या नहीं निभाएंगी। तो एक भगोड़े किस्म का इंसान रहता है शराबी, तो वो भविष्य के डर से मैं पहले ही उसको डाइवोर्स देने की सोच रहा था। अरे नहीं रे बाबा, ये औरत से अपना जमेगा नहीं, और कहीं तो भी कैसे छुटकारा पाया जाए, इस तरीके की मेरी सोच थी। तो अल्कोहलिज्म में जो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट जो मेरी जिंदगी थी, अस्थिर चिड़चिड़ा नाखुश, ए में आने के बाद में, शराब से दूरी के बाद में भी वही ड्राई सोब्राइटी थी। घर में बीवी के साथ तनाव था, बीवी आने के पहले माँ बाप के साथ में वही तू मैं होती थी। मैं दिन रात ए करता था, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। तो मेरे माँ बाप परेशान हो गए थे कि पहले दिन रात दारू में रहता था, और अभी जब से ए में गया है तो तब से दिन रात ए कर रहा है। अब ए ने तो नहीं बोला था मुझे कि दिन रात ए कर, मगर मैं एक भगोड़ा इंसान, मैं ए में छुपने की कोशिश कर रहा था। कोई भी जिम्मेदारियां दी जाती है तो उसको नकारना। तो जैसा मैंने बताया कि चाहे घर हो, काम धंधा हो, ए हो, हर जगह मेरे जो पुरानी सोच, पुराने तौर तरीके, मेरा जो पुराना स्वभाव था, पूरी तरीके से उसने एक मेस बना के रख दिया था। सब तरफ मैं उलझा हुआ था। तो शराब की दूरी होने के बावजूद मेरे संबंध खराब हो रहे थे, मेरी मानसिकता खराब हो रही थी, और ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों क्योंकि मैंने अपना जो डेवलपमेंट है वो रोक कर रख दिया था। मैं आगे बढ़ने की कोई मेरे अंदर में इच्छा ही नहीं थी, अपने आप को बदलने की या अपने अंदर बदलाव लाने की सोच ही नहीं थी। एक वही परिपूर्णतावादी सोच कि नहीं नहीं, अपने को सब समझता है, अपन जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यही इसी वजह से मेरा डेवलपमेंट रुका हुआ था। तो ए का प्रोग्राम कहता है दोस्तों कि जिस तरीके से शराब के लिए छोड़ने के लिए विलिंगनेस लगती है, उसी तरीके से ए का आगे का प्रोग्राम लेने के लिए भी विलिंगनेस लगती है। विलिंगनेस टू ग्रो, एक विकसित होने के लिए इच्छुकता। और आखिरकार दोस्तों समझ में आया, तीसरे बर्थडे में जो नागपुर ए के को फाउंडर थे, फादर टोनी, वो मेरे ग्रुप की एनिवर्सरी में गेस्ट थे। और उस एनिवर्सरी में मैंने बड़ी बड़ी बातें शेयरिंग में बोल दी। और बाद में जब मैं उनको मिला तो उन्होंने बोला कि चौथा कदम लिया है क्या।
तो मैंने बोला नहीं, मैं अभी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले साल जब मिलोगे तो मुझे बता देना कि मैंने चौथा कदम ले लिया। और कहीं तो भी वो चीज मुझे फिर समझ में आई कि नहीं, अब समय आ गया है। और मैंने अपना स्पॉन्सर चुना और उनके मार्गदर्शन में दोस्तों मैंने अपना चौथा कदम लिखना शुरू किया। बस दोस्तों वही मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। आज मैं अपने आप को जो कुछ भी जितना भी जानता हूँ, फिर उसके बाद में जो मैंने अपने आप पे काम किया, एक बदलाव मैं अपनी जिंदगी में जो देख रहा हूँ, वो चौथे कदम में अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लेने के बाद आया है। क्योंकि चौथे कदम में जो मैंने अपनी मोरल इन्वेंट्री ली, अपनी नैतिक जीवन की जो सूची बनाई, उससे मेरा असली स्वरूप मेरे सामने में आ गया कि मैं कौन हूँ, कितना पानी में हूँ। मैं जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करने वाला, कहीं तो भी सबसे ज्यादा गलत तो मैं ही हूँ। मेरे स्वभाव दोष मुझे नजर आने लगे। कैसे मैं लोगों से खुन्नस से भरा हुआ हूँ, कैसे मैं लोगों से छिड़ा हुआ हूँ, कैसे कितना अहंकार है मेरे अंदर में। मैं बहुत यानी अपने आप को अच्छा खासा बताता हूँ, लोगों को प्रोजेक्ट करता हूँ। 12 पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, दोहरा व्यक्तिमत्व। लेकिन मैं जो बाहर दिखाता हूँ उसके विपरीत मैं अंदर हूँ। चाहे वो सेक्स के मामले में हो, या लालच के मामले में हो, या और बहुत सारी चीजों के मामले में। तो ये सारी चीजें जब मैंने पांचवें कदम में अपने स्पॉन्सर के सामने में शेयर की और उनसे डिटेल में डिस्कशन हुए, मेरे चर्चा हुई, मुझे समझ में आ गया दोस्तों मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं थी, मेरा प्रॉब्लम मेरा व्यक्तिमत्व था। मेरे व्यक्तिमत्व ने मुझे अल्कोहलिक बनाया, मेरे व्यक्तिमत्व ने मुझे कहीं तो भी बर्बाद किया। मेरे घर में शराब की बर्बादी मैं बचपन से देख चुका था। मेरे पिताजी शराबी थे। आसपास के भी कई लोगों को दारू पी के मरते हुए देखा था मैंने। और उसके बावजूद मैं शराब की तरफ गया। धीरे धीरे शराब जब बड़ी, लोगों ने मुझे समझाया, तू यार पढ़ा लिखा इंसान है, तेरे घर में दारू की बर्बादी हो चुकी है, तूने ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मेरापन, मेरा ईगो, आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जो बर्बादी मेरे पिताजी की हुई वो मेरी नहीं हो सकती। जिस तरीके से लोग मरे बर्बाद हुए, मैं नहीं हो, मेरा नहीं होगा वैसा। मैं तो उधार नहीं पीता, मैं तो गिरता पड़ता नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें। एक समय ऐसा है कि वो सारी चीजें मेरे साथ में होने लग गई, मगर उसके बावजूद भी मैं मानने को तैयार नहीं। तो मैं आज मानता हूँ दोस्तों कि मेरा जो ईगो था, मेरा जो अहंकार था, प्राइड, अपने आप को अलग समझने का, विशेष समझने का, उसने मुझे बर्बाद किया। हो सकता था कि इस तरीके का स्वभाव नहीं होता तो मैं लोगों की सुन लेता। 2003 में तो मैं मरते मरते बचा अल्कोहलिज्म की वजह से। मुझे टीबी हो गई, मैं 11 महीने में बेड पे रहा। बड़ी खराब परिस्थितियां थी, मगर 11 महीने के बाद फिर दारू पिया मैंने। तो जो आदमी पूरा बर्बाद हो गया है, बदनाम हो गया है, मरने की कगार पे पहुंच गया है, मरते मरते बचा है, मगर उसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, डिजीज ऑफ डिनायल, तो वो सिर्फ दारू का दोष नहीं था, वो मेरे व्यक्तिमत्व का दोष था। वो मेरी पर्सनालिटी के डिफेक्ट्स थे, मेरा अहंकार था, प्राइड, ईगो था। ये मेरी छानबीन में मुझे समझ में आया। तो चौथे पांचवें कदम में हमको समझ में आ जाता है कि हमारे जो चरित्र के दोष है, वो है सबसे बड़े कारक हमारी बर्बादी के, हमको अल्कोहलिक बनाने वाले। और ए में आने के बाद में भी अगर मैं फिर शराब की तरफ जाता हूँ या रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होता हूँ, तो अब शराब प्रॉब्लम नहीं है, शराब को मैं दोष नहीं दे सकता। मेरा जो व्यक्तिमत्व है, मेरी जो सोच है, कहीं तो भी ये उसके लिए कारक साबित होगी। और बिल्कुल दोस्तों ये बात पकड़ में आ गई। मगर अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरी असली बीमारी क्या है, तो क्या मैं उसका इलाज करना चाहता हूँ? हमारा छठवां कदम फिर कहता है विलिंगनेस टू ग्रो। क्या
मैं अपने चरित्र के दोषों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पता तो चल गया कि मेरी बीमारी क्या है। चौथे पांचवे कदम में मेरा एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ईसीजी हो गई, सब हो गया। पता चल गया कि मैं आध्यात्मिक बीमारी का शिकार हूँ। मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूँ। मगर बीमारी समझने के बाद में क्या मैं उसके इलाज के लिए तैयार हूँ? छठवां कदम विलिंगनेस का कदम है दोस्तों, मेरी इच्छुकता का कदम है। लिखा गया है कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, हम परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे सारे चरित्र के दोष निकल जाएंगे या भगवान निकाल देगा, ये भी नहीं है। लेकिन क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी इच्छुकता है कि मैं अपने चरित्र के दोषों को छोड़ना चाहता हूँ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये तरीका है कि हम अपना गोल तो डिसाइड करें कि नहीं, मैं दारू नहीं पीना चाहता। प्रोग्राम तो वन डे एट ए टाइम ही रहेगा, लेकिन क्या मेरी ये इच्छा है कि मैं अब कभी नहीं पीना चाहता? वैसे ही क्या मैं जब आज जानता हूँ कि अब शराब प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा जो व्यक्तिमत्व है, मेरे चरित्र के जो दोष है, वो मेरे सोब्राइटी के आर्च एनेमी है। मेरे सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो अब शराब नहीं है, मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरे चरित्र के दोष है, मेरे पुराने तौर तरीके हैं। ये कभी भी मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकते हैं। क्या मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी को कहीं तो भी दोहर कर सकते हैं, समस्याएं पैदा कर सकते हैं, और लोगों की जिंदगियों में मैं देख रहा हूँ। तो क्या मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ? क्या मैं उसके लिए विलिंग हूँ? तो शराब से शुरू हुई जो बात है वो कहीं तो भी आगे बढ़ती है दोस्तों, कि क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए इच्छुक हूँ? क्या मैं एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात ये कहती है, उस आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं तैयार हूँ? और उसके लिए अगर मैं तैयार हूँ तो मुझे इन कदमों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, इन कदमों के लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये जो तैयारी है दोस्तों, ये मुझे एक्शन बताती है कि मुझे एक्शन लेना पड़ता है, मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, उससे ये कदम समझने पड़ेंगे, इन कदमों पे एक दिन के आधार पे मुझे काम करना पड़ेगा। और जब मैं ये करता हूँ तो मेरे अंदर में वो बदलाव आता है दोस्तों। तो कहीं तो भी ये बात मुझे में समझ में आ गई कि मैं जो बाकी लोगों की जिंदगियों में देख रहा हूँ, कोई अहंकार की वजह से ए से दूर जा रहा है और दारू पी रहा, कोई इजी मनी लालच की वजह से दारू पी रहा, सट्टा लैटरी जुआ दो नंबर के काम, कोई मोर सेक्स की वजह से शराब पी रहा है, अनैतिक संबंधों में फंस के, कोई खुन्नस की वजह से, अपने अंदर के गुस्से की वजह से शराब पी रहा है। तो यदि मैं इन चीजों में ट्रैप नहीं होना चाहता, मैं नहीं फंसना चाहता, अगर मैं एक सीधी सादी अच्छी खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन कदमों को लेने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं इन कदमों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार हो जाऊं। और दोस्तों, जब मैं इसके लिए तैयार हुआ, मैंने एक दिन के आधार पे अपने चरित्र के दोष, अपने स्वभाव दोषों पे काम करना शुरू किया। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं आप परफेक्ट हूँ, अब मेरे से कोई गलतियां ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ए भी कहती है कि ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता, रोज के रोज हमारे से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। मगर अब वो बात पहले जैसी नहीं रही। हमारे स्वभाव दोष जब तीव्रता से आते हैं तो हमारा वश नहीं चलता। लेकिन एक समय के बाद में जब हम कदमों पे काम करते हैं, भगवान से मदद मांगते रहते हैं, रोज अपनी इन्वेंट्री लेते रहते हैं, तो इन स्वभाव दोषों की जो तीव्रता है वो कहीं तो भी कम होती है दोस्तों। गलतियां होती है, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियों से हम बच सकते हैं, बचते हैं। जब भी कोई बुरा विचार मन में आता है तो एक अच्छा विचार भी आता है रोकने का, कि नहीं ये मत कर यार, गलत काम है, इससे अपन फंस सकते हैं, और इससे अपनी सोबराइटी जा सकती है। ए भी कहती है थिंक थिंक थिंक। और अगर हमने थिंक 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 कर लिया 3 बार, तो हम कई बार बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। आज में होता है मेरे साथ में, कभी अनजाने में अचानक गलती भी हो जाती है, मगर फिर वो अ, गलती से बचने का या उसको भरपाई करने का रास्ता भी ये कहती है 10वें कदम में, तुरंत छानबीन, तुरंत एक्सेप्टेंस कि भाई ठीक है गलती हो गई, तुरंत भरपाई भी कर सकते हैं।
ताकि मैं कभी भी गलती से कोई बड़ा काम, गलत काम न कर दूं, उसका खामियाजा मेरी सोबराइटी के रूप में मुझे भुगतना ना पड़े, या फिर मैं ऐसा मेरे हाथ से काम ना हो कि मेरी रातों की नींद खराब हो जाए, मेरी सेरेनिटी, चित्त शांति चली जाए। तो इन चीजों से बचने के लिए ही मुझे इन 12 कदमों पे काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। उसके लिए भी मुझे अपनी विलिंगनेस बढ़ानी पड़ती है। कहीं तो भी मुझे तैयार होना पड़ता है कि नहीं, शराब की दूरी मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं अब आत्म शांति चाहता हूँ, मैं चित्त शांति चाहता हूँ, मैं भावनात्मक स्थिरता चाहता हूँ कि जिंदगी में वो उतार चढ़ाव अगर आए तो मैं उसमें बहू नहीं, मैं स्थिर रहूं। मगर ये सारी चीजें दोस्तों तभी हमको हासिल होती है जब हम ईश्वर की मदद से, मीटिंग की मदद से, स्पॉन्सर की मदद से इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम इस प्रोग्राम को एक दिन के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर दोस्तों हम स्थिर रहते हैं, सोबर रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं, जो आज मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव से मैंने रखा आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।